हम कैसे रिकग्नाइज करेंगे कि ये इंसान मेरा ट्विन फ्लेम है? दूसरा, क्या साइंस होंगे कि मैं एक ट्विन फ्लेम जर्नी में आ गया हूँ? कितनी बार आप कोशिश करते हैं कि ट्विन फ्लेम के बारे में ना सोचें या भूल जाएं, थोड़ी देर के लिए, कुछ सेकंड्स के लिए भूल जाएंगे, लेकिन फिर से वो आपके जहन में और आपके दिमाग में 24 घंटे रहते ही हैं, उनका ख्याल रहता है। जब आप अपने ट्विन से फर्स्ट टाइम मिलते हैं तो ये नोइंग आपके अंदर आ जाती है। आपका जो ट्विन है वो आपका एग्जैक्ट मिरर है, वो आपकी सारी क्वालिटीज़ को मिरर करता है। कभी कभी आप उनके जैसे लग भी सकते हैं, जैसे कि आप खुद को आईने में देख रहे हो, शीशे में देख रहे हो। क्या ऐसी सिचुएशंस क्रिएट करती है लाइफ? क्या लोग ऐसे आते हैं कि उन्हें सेपरेट कर दिया जाता है? लोग भी आते हैं इस डायनामिक में, और जो लोग आते हैं, मेरा ऐसा मानना है कि वो डिवाइन ने बहुत ही प्रिसाइजली प्लेस किया हुआ है उनको। God has the capacity to expand the time for you. हेलो एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट स्पिरिचुअल पॉडकास्ट स्पीकिंग ट्री, और मैं हूं आपके साथ रंगोली शर्मा। दोस्तों, हमने पहले भी काफ़ी बार ट्विन फ्लेम्स के कॉन्सेप्ट पर बात की है। ये एक स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट है। कुछ लोगों का मानना है कि ये वाकई में एग्जिस्ट करता है, कि ऐसा कुछ होता है कि ट्विन फ्लेम्स होते हैं। कुछ लोगों का ये मानना है कि ये एक वूवू कॉन्सेप्ट है। ऐसा कुछ नहीं है, ये एक स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट है जो कि स्पिरिचुअल लोग अपने हर कनेक्शन को एक डिवाइन नाम देते हैं। और इसी कॉन्सेप्ट पर ऑडियंस भी थोड़ी डिवाइडेड है। आप लोगों के भी मिक्स्ड ओपिनियंस हैं। अगर आप एक ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो आपको पता होगा कि ये कितनी पेनफुल जर्नी है, और आप बिलीव भी करते हैं कि आपका एक ट्विन फ्लेम है और शायद आपका यूनियन उससे होगा। आपके कमेंट सेक्शन को पढ़कर हमने आज एक ट्विन फ्लेम कोच को बुलाया है, और जिनका ये मानना है कि ट्विन फ्लेम्स एक्चुअली में यूनियन में आते हैं इस 3D में। तो अगर आप एक ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो आज का पॉडकास्ट आपके लिए ही है, और आपको ये बहुत ही ज़्यादा क्लैरिटी देने वाला है। ट्रस्ट मी, अगर मैं आपको ये बात कह रही हूँ कि आज जो हम इस पॉडकास्ट में डिस्कस करने वाले हैं ट्विन फ्लेम्स के ऊपर, वो आपने किसी यूट्यूब वीडियो में, किसी बुक में नहीं पढ़ा होगा, क्योंकि आज आपको कुछ बहुत ही डीप इंसाइट्स मिलने वाले हैं आज के इस पॉडकास्ट से। तो पहले मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि आप भी बिलीव करते हैं कि आपका कोई ट्विन फ्लेम है, या आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, आप कौन से स्टेज में हैं, और जुड़े रहिए मेरे साथ इस पॉडकास्ट के एंड तक। मैं स्वागत करना चाहूँगी डॉक्टर सुरभि वर्मा का, जो कि एक ट्विन फ्लेम कोच हैं, स्पिरिचुअल गाइड हैं और ऑथर भी हैं। मैम, वेलकम टू स्पीकिंग ट्री। सभी दर्शकों को नमस्कार एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। मैम, जैसा कि मैंने बात की कि ट्विन फ्लेम अपने आप में एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कि कुछ लोग इसमें बिलीव करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं। लेकिन आज हम सारे मिथ्स तोड़ने वाले हैं, और स्पेशली ये आज का पॉडकास्ट उन लोगों के लिए है जो ये बिलीव करते हैं कि वो ट्विन फ्लेम जर्नी में उन्हें अपने बहुत से आंसर्स मिलने वाले हैं। देखिए, जितना मैंने ट्विन फ्लेम्स के ऊपर पढ़ा है, रिसर्च किया है, उसके अकॉर्डिंग मुझे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एनालॉजी मिली। मान लीजिए ट्विन्स होते हैं, जो जुड़वा बच्चे होते हैं, वो क्या करते हैं कि वो अपनी लाइफ को, अपनी सोल को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और वो जन्म लेते हैं। यस। क्योंकि वो 2 जो एक्सपीरियंसेस हैं वो एक ही लाइफ टाइम में कवर करना चाहते हैं। उनकी सोल इस एक्सपीरियंस को थोड़ा फास्ट करना चाहती है। इन द सेम वे जो ट्विन फ्लेम्स हैं वो भी अपनी सोल को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, और वो भी इसी तरह एक्सपीरियंस करना चाहते हैं लाइफ को थोड़ा फास्ट, और वो शायद लिबरेशन की तरफ ज़्यादा जल्दी मूव करना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपके लेंस के थ्रू जानना चाहूँगी कि ट्विन फ्लेम्स क्या हैं। आप खुद ही एक ट्विन फ्लेम कोच हैं, क्या सबका ट्विन फ्लेम होता है? आज हमारे दर्शकों को सारे आंसर्स दे दीजिए। जी, तो सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं। आपने सवाल पूछा कि ट्विन फ्लेम्स क्या होते हैं, और दूसरा आपका सवाल है क्या सबका ट्विन फ्लेम होता है। पहले सवाल पे चलते हैं। इसकी स्टार्टिंग कहाँ से होती है? लेट अस गो टू द सोर्स। सीधे भगवान के पास चलते हैं, वहाँ से इसके सारे आंसर्स हमें मिलेंगे। जी। तो जो सोर्स हैं हमारे हिंदुइज्म में, सोर्स इज शिवा। ऐसा माना जाता है कि इस पूरे ब्रह्मांड की रचना उन्हीं से हुई है, शिव से हुई है। तो जब शिव से
ब्रह्मा विष्णु महेश जब बन रहे थे और ये पूरा ब्रह्मांड बन रहा था, तो सबसे पहले क्या था, एक पिलर ऑफ लाइट इमर्ज हुआ। ये शिव पुराण में लिखा है, पिलर ऑफ लाइट इमर्ज्ड, और ब्रह्मा और विष्णु को बोला गया कि जो भी इस स्तंभ का एंड पॉइंट खोज लेगा वो, उसको मैं ये बता दूंगा कि आपके थ्रू ये यूनिवर्स इमर्ज हुआ है। पर ऐसा हुआ नहीं, ना तो ब्रह्मा जी उसको खोज पाए उस एंड पॉइंट को, ना ही विष्णु जी उसको खोज पाए। तो फाइनली शिव ने आके ये बताया कि मेरे ही थ्रू, मैंने ही इस पूरे ब्रह्मांड को की रचना की है, और मेरे ही थ्रू अब इस ब्रह्मांड को चलाने वाली जो शक्ति है वो भी मेरे थ्रू ही निकली है। आदि शक्ति जो है वो भी मेरा ही पार्ट है जी। तो ऐसे ही अर्थ जब बनी, सारा सोलर सिस्टम बना, प्लैनेट्स बने, यूनिवर्स बना, अर्थ भी उसी का पार्ट है। अर्थ पर आए सोल्स, अब ये शिव का ही पार्ट है जो स्प्लिट होके अर्थ पर आ गया। इन केस ऑफ ट्विन फ्लेम्स, पहले बात करते हैं कि सिंगल सोल्स कौन होते हैं। हमारे आसपास ज़्यादातर जिन लोगों को हम जानते हैं, जो हमारे अराउंड हैं, वो सिंगल सोल्स हैं। मीन्स वो शिव से सिर्फ एक पार्टिकल में डिवाइड हुए और अर्थ पर आ गए। जो ट्विन सोल्स हैं वो शिव से, परमात्मा से 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गए, मतलब एक ही सोल के 2 पार्ट्स बन गए और फिर वो अर्थ पर आए, उन्होंने जन्म लिया। अब इनका अर्थ पे आने का जो इनका टाइम ड्यूरेशन है वो भी अलग हो सकता है। ये हो सकता है कि एक सोल पहले आ गया हो और दूसरा सोल जो ट्विन सोल है वो बाद में आया हो, या दोनों ट्विन सोल्स एक साथ भी आ सकते हैं। इस चीज़ का हम पता नहीं लगा सकते। लेकिन अगर ट्विन सोल्स के बीच में एज गैप होता है, वहाँ से इसका पता चलता है कि इनके बीच में लाइफ टाइम्स का डिफरेंस रहा होगा। लेकिन पहले इस चीज़ को और डीपली समझते हैं कि ट्विन सोल्स क्या हैं। तो इस चीज़ की क्लैरिटी आई थिंक दर्शकों को हो गई होगी कि एक सोल से बने 2, जैसे कि एक एटम से 2 बन जाते हैं, एक सेल से 2 में डिवाइड हो जाते हैं, ऐसे ही ये ट्विन सोल्स हैं, जुड़वा आत्माएं जो अर्थ पर हैं, आ चुकी हैं। ये जो जुड़वा आत्माएं हैं ये आपस में हमेशा कनेक्टेड रहती हैं। इनके बीच में एक कॉर्ड है, एक शक्ति है जो इनको आपस में कनेक्ट करके रखती है। तो भले ही एक सोल पहले आ रहा है या दूसरा बाद में आ रहा है, इनको वो कनेक्शन हमेशा फील होता रहेगा। और जब पहली बार ट्विन सोल्स एक दूसरे से मिलते हैं तब वो इस कनेक्शन को फील करते हैं बहुत ही स्ट्रांगली। उनको ऐसा लगता है कि मैंने इनको कहीं ना कहीं तो देखा है, शायद कहीं प्रीवियस लाइफ टाइम में। फिर ये नोइंग इमर्ज होने लगती है कि शायद प्रीवियस लाइफ टाइम में देखा होगा या कहीं देखा होगा, बट एग्जैक्टली नहीं पता। एक सेंस ऑफ फेमिलियरिटी होती है। यस, सेंस ऑफ फेमिलियरिटी इज देयर, एंड देन once you get this feeling that I know this person from somewhere, then your journey has already started. So from there the journey starts. Different stages, अलग अलग stages इसके वहाँ से start होने लगते हैं। लेकिन जो twin souls हैं, simple terms में आप उनको कह सकते हैं कि वो एक ही आत्मा है जो 2 में बट गई और 2 शरीर में आ गई। ये इसका सबसे सिंपलेस्ट एक्सप्लेनेशन है कि ट्विन सोल्स कौन होते हैं और कैसे बनते हैं। दूसरा जो आपका क्वेश्चन था वो ये था कि, दूसरा क्वेश्चन क्या था कि क्या सभी के ट्विन फ्लेम्स होते हैं? दूसरा जो आपका क्वेश्चन था वो ये था कि क्या सबके ट्विन फ्लेम्स होते हैं। तो अगेन मैं इस चीज़ को ऐसे कहना चाहूँगी कि ये परमात्मा ने डिसाइड किया है कि किसका ट्विन फ्लेम होगा, और इस चीज़ को आइडेंटिफाई करना बहुत ही मुश्किल टास्क है। हम इगोइस्टिकली अगर कह भी दें कि नहीं सबका ट्विन सोल नहीं होता, या अगर ये बोल दें कि सबका ट्विन सोल होता है, जो इस जर्नी में है ये वही बता सकते हैं कि उनका ट्विन सोल है या नहीं है। एज अ कोच मेरा ये मानना है, एंड एज अ पर्सन हु हैज़ सीन डिफरेंट स्टेजेस ऑफ दिस जर्नी, मेरा ये मानना है कि या तो इस रेल्म में, मतलब हम इस 3 डायमेंशनल रियलिटी में हैं, या तो इसमें, या फिर जो
दूसरा रेलम है जो द 5D, द ट्विन कैन बी ईदर हेयर और देयर, दिस कुड बी अ पॉसिबिलिटी, या फिर दोनों ट्विन सोल्स इसी रियलिटी में हो सकते हैं, लेकिन सबका ट्विन सोल है या नहीं इस चीज की गारंटी नहीं ले सकती मैं। और गारंटी इसलिए नहीं ले सकती कि फिर सब लोग इस जर्नी पे क्यों नहीं हैं और सबको ये कनेक्शन क्यों नहीं फील होता। एग्जैक्टली। और लोग जिनको ये कनेक्शन फील होता है, हाँ, दूसरे जो लोग हैं वो उनको झुटलाने लगते हैं। हाँ, जिनको ये कनेक्शन फील होता है वही इसमें बिलीव करते हैं। Exactly. बाकी सबको तो ये रबिश कॉन्सेप्ट लगता है। तो ये हो सकता है कि ट्विन सोल्स आए दूसरी लाइफ टाइम में, वो आपसे किसी और लाइफ टाइम में मिले। सो हमें यहाँ पर प्रेजेंट मोमेंट में ज़्यादा रहना होता है ट्विन फ्लेम जर्नी पर। तो फोकस पॉइंट ये होना चाहिए कि अगर इस लाइफ में आपको आपका ट्विन सोल मिल गया है तो अब उसको क्वेश्चन नहीं कर सकते। मिल चुका है ट्विन सोल, अब ये डिसाइड करने वाली बात है कि जर्नी कैसे कंप्लीट होगी। दैट्स द मोर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हियर। जी। तो सबसे पहले हम यही बात करते हैं कि हम कैसे रिकग्नाइज करेंगे कि ये इंसान मेरा ट्विन फ्लेम है। दूसरा, क्या साइंस होंगे कि मैं एक ट्विन फ्लेम जर्नी में आ गया हूँ, क्या आगे का प्रोसेस होगा। बिकॉज जितना मैंने पढ़ा है बहुत सारे स्टेजेस होते हैं। पहले रिकग्निशन होती है, सोल रिकग्निशन जिसे बोलते हैं। Yes. फिर एक चेजर और रनर एनर्जी होती है, फिर सेपरेशन होता है, फिर अगर आप लकी हैं और आपने इनर वर्क किया है तो एक यूनियन भी होता है। तो हम फर्स्ट स्टेप से स्टार्ट करते हैं। जी, तो स्टेजेस के बारे में बाद में आएंगे। पहले ये समझते हैं कि रिकग्निशन जो पार्ट है, रिकग्निशन कैसे होता है। सबसे पहले फेमिलियरिटी आएगी आपके अंदर, नोइंग, डीप नोइंग, दैट नोइंग कि जिसको, ये एक ऐसी नोइंग है जिसको भगवान भी नहीं निकाल सकते। आप खुद भी इस नोइंग को चैलेंज नहीं कर पाते। कितनी बार आप कोशिश करते हैं कि ट्विन फ्लेम के बारे में ना सोचें या भूल जाएं, थोड़ी देर के लिए, कुछ सेकंड्स के लिए भूल जाएंगे, लेकिन फिर से वो आपके जहन में और आपके दिमाग में 24 घंटे रहते ही हैं, उनका ख्याल रहता है। जब आप अपने ट्विन से फर्स्ट टाइम मिलते हैं तो ये नोइंग आपके अंदर आ जाती है, फेमिलियरिटी, जिसकी बात हमने जस्ट अभी की। दूसरी चीज़ जो होती है वो है कि ऑब्सेशन, 24/7 उन्हीं के बारे में सोचना। कुछ काम कर रहे हैं तो भी उन्हीं का ख्याल चल रहा है, सो रहे हैं तो भी उन्हीं का, वो सपने में आ रहे हैं आपके, उठते हैं तो भी उन्हीं का सबसे पहला ख्याल है उठने के बाद। दूसरा है ऑब्सेशन एंड द रिमेम्बरेंस दैट दे आर 24/7 विद यू, एज इफ कि दोनों सोल्स को बहुत लंबे टाइम बाद जब मिला दिया गया हो तो वो एक दूसरे को छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं है। They will stay with each other at the back of the mind 24/7. This happens. और कहीं ना कहीं मैम ये भी फीलिंग होती है कि this is who I was looking for. जब हमें भूख लगती है या जब हमें नींद आ रही होती है तो हम उसको ये बोलते हैं कि आई एम फीलिंग स्लीपी, मुझे नींद आ रही है या मुझे भूख लग रही है। मैं ज़्यादातर इस चीज़ का एग्जाम्पल देती हूँ कि उस चीज़ को डिनाई नहीं कर सकते। भूख लग रही है तो यही बोलेंगे कि भूख लग रही है। ऐसे ही ट्विन फ्लेम से जैसे ही आपकी मुलाकात होगी तो आप सबसे पहले यही बोलते हो कि इनसे मेरी मुलाकात अब हो चुकी है, ये एक कोई स्पेशल सोल है जो मेरी लाइफ में आया है और ये कनेक्शन दूसरे कनेक्शन से बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है। ना तो मैंने ऐसा कभी पहले एक्सपीरियंस किया, ना मुझे इस चीज़ के बारे में पता था, ना मैंने कहीं बुक्स में पढ़ा, ना मुझे किसी ने बताया, ना मुझे इस चीज़ की नॉलेज थी, लेकिन फिर भी मुझे क्यों ये फील होता है कि मैं इनको कहीं ना कहीं से जानती हूँ और मेरा इनके साथ कुछ कनेक्शन है। ये है एक साइन कि आपको आपका ट्विन फ्लेम मिल चुका है। कनेक्शन बहुत स्ट्रांग होगा, ऑब्सेशन बहुत स्ट्रांग होगा। और आपने साइंस की बात करी तो जो टॉप मोस्ट साइन है ट्विन फ्लेम के मिलने का, साइंस वहाँ से इमर्ज होना ज़्यादा स्टार्ट होते हैं जब आपकी कुंडलिनी शक्ति जो है वो राइज होने लगती है। दोनों ट्विन फ्लेम्स की मीटिंग का पर्पस है वो है एक दूसरे की कुंडलिनी को मिलते ही वो एक्टिवेशन पॉइंट मिल जाता है। कैसे? जैसे कि जब ट्विन्स मिलते हैं तो इवन इफ दे हैव टच्ड ईच अदर जस्ट फॉर अ सेकेंड,
they are touching the finger, it means they have activated the kundalini energy. Even if sometimes it might even happen through online interaction. कभी कभी उस फिजिकल टच की भी जरूरत नहीं होती, वो इंटरेक्शन ही अपने आप में इतना ज़्यादा स्ट्रांग होता है कि कुंडलिनी वहाँ भी ट्रिगर हो सकती है. मतलब एक इंटेंस कनेक्शन की फीलिंग, जैसा आपने कहा कि कभी मुझे ऐसा फील नहीं हुआ, ये सबसे बड़ा साइन है. यस. तो अब जैसे ही कुंडलिनी ट्रिगर होगी, दूसरा उसका जो फेज है वो है कुंडलिनी असेंशन, राइजिंग ऑफ द शक्ति विद इन योर 7 चक्रा सिस्टम. ये होता है जब ट्विन फ्लेम्स फर्दर अपनी जर्नी में रनिंग चेजिंग छोड़ देते हैं, छोड़नी पड़ती है, उसके बाद कुंडलिनी राइज होनी स्टार्ट होती है. ये मेजर साइन है. जब तक कुंडलिनी राइज ना हो, सजेशन ये है व्यूअर्स को, इस कनेक्शन को जस्ट एज अ सोल देखें कि ये मेरी लाइफ में एक स्पेशल सोल आया है. इसको कोई भी नाम ना दें, ना इसे सोलमेट कहें, ना इसे कार्मिक कनेक्शन कहें, ना इसे फॉल्स ट्विन फ्लेम कहें, ना इसे ट्विन फ्लेम कहें. जस्ट एज अ सोल देखें, जस्ट एज अ कनेक्शन, एक स्पेशल कनेक्शन इसे देखें. यस. और अपने आप को इस टर्मिनोलॉजी से फ्री करना बहुत ज़रूरी है. नहीं तो बहुत लंबे टाइम तक हम इस माया में ही उलझे रहते हैं कि क्या ये कार्मिक कनेक्शन है, क्या ये सोलमेट है, ये कौन है. बहुत बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत से लोगों को लगता है कि ये मेरा कार्मिक पार्टनर भी हो सकता है. बहुत से लोग ये बिलीव करते हैं कि मैं एक कार्मिक पार्टनर को मेरा एक फॉल्स ट्विन फ्लेम मान रहा हूँ या मान रही हूँ. उस पर भी हम आएंगे, बट उससे पहले मैम मैं थोड़ा इन स्टेजेस की भी बात करना चाहूँगी जी. जैसे हम चेजर और रनर स्टेज से थोड़ा स्टार्ट करते हैं. क्या एनर्जी होती है इस वाले स्टेज की? चेजर रनर स्टेज की एनर्जी ऐसी होती है, आप फिर से एक बार सोल्स को देखते हैं. दोनों सोल स्प्लिट हुए और 2 बॉडीज में आ गए. अब एक जो सोल है, जो पहला सोल है, वो फेमिनिन एनर्जी का पार्ट प्ले करेगा. दूसरा जो सोल है वो मैस्कुलिन का पार्ट प्ले करेगा. इसका मतलब ये है कि एक की एनर्जी बहुत ही इमोशनल होगी, बहुत ही गिविंग होगी, बहुत ही केयरिंग होगी, बट इट विल बी it will be extra. Means if you are emotional, you will be extra emotional. If you are giving, you will just keep giving, over giving. ऐसे ही अगर मैस्कुलिन की बात की जाए, मैस्कुलिन एनर्जी होगी तो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगी, डोमिनेंट होगी, बहुत ही ज़्यादा आप वर्कोहॉलिक होगे, और आपका मटीरियलिज्म में बहुत ज़्यादा जो इंटरेस्ट है, रुचि है, वो बहुत ही ज़्यादा होगी. आप बहुत मटीरियलिस्टिक इंसान होगे. तो ये जो है, ये एक्सट्रीम में चले जाते हैं दोनों ही ट्विन सोल्स. इसको कहते हैं पोलैरिटी. व्हेन द सोल बिकम्स पोलराइज्ड, मीन्स आपका जो सोल है वो अपनी एक्सट्रीम फॉर्म में पहुंच चुका है. जैसा कि मैंने बताया, गिविंग, इफ यू आर अ गिवर यू विल ओवर गिव, ये एक्सट्रीमिटी है, पोलैरिटी. तो अब दोनों ट्विन सोल्स की मीटिंग का पर्पस है इस पोलैरिटी को खत्म कर देना, इसको डिसॉल्व करना. ये इनका पर्पस होता है. रनर चेजर डायनामिक की जब हम बात करते हैं, एक जो ट्विन है, फेमिनिन का जो पार्ट प्ले कर रहा है, वो ज्यादातर होता है चेजिंग एनर्जी में. और जो मैस्कुलिन ट्विन है, जिसकी एनर्जी बहुत मटीरियलिस्टिक है, बिल्कुल भी स्पिरिचुअल नहीं है, वो है रनर. तो एक ट्विन रन करेगा, एक आत्मा जो है वो चेज करेगी, दूसरी उसको पीछा छुड़ाने के लिए उससे भागती रहेगी. रनर एंड चेजर, ये जो आपस में कनेक्शन है, दोनों ट्विन्स बहुत क्लोज आ जाते हैं, एकदम से स्पार्क होता है, ट्रिगर मिलता है, फिर वापस दे आर पुल्ड अपार्ट अगेन, सेपरेशन आ जाता है. क्या ऐसी सिचुएशंस क्रिएट करती है लाइफ? क्या लोग ऐसे आते हैं कि उन्हें सेपरेट कर दिया जाता है? लोग भी आते हैं इस डायनामिक में, और जो लोग आते हैं, मेरा ऐसा मानना है कि वो डिवाइन ने बहुत ही प्रिसाइजली प्लेस किया हुआ है उनको, कि ट्विन फ्लेम्स के बीच में जाइए और ये बाधा डालिए, ताकि दोनों ट्विन्स इस बाधा को निकाल सकें और ये जो सेपरेशन हो गया है, ये वापस से दोनों यूनियन में आ सकें. तो जो भी कार्मिक सोल्स हैं जो आते हैं ट्विन फ्लेम्स के बीच में, चाहे वो फैमिली मेम्बर्स हों, फिर चाहे वो आपके फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, कलीग्स हो सकते हैं, कोवर्कर्स हो सकते हैं, इवन आपके
कोई भी हो सकता है, इनफैक्ट थर्ड पर्सन भी हो सकता है। थर्ड पार्टी जो कार्मिक पार्टनर्स जिसे Yes. बोलते हैं। और कभी कभी ध्यान देने वाली बात है, कार्मिक जो चीजें हैं पार्टनरशिप से हटके वो कोई मटीरियलिस्टिक चीज भी हो सकती है। जैसे कि मैस्कुलिन की अगर बात करें, मैस्कुलिन का कर्मा, मान लीजिए उनकी कार के साथ उनका रिलेशन है, तो उनकी कार इस डायनामिक में एक बाधा बन के खड़ी है। वो हमेशा ही अपनी कार से चिपके रहते हैं, हर जगह वो अपनी कार में ट्रैवल करते हैं। और फेमिनिन जब भी ये पूछती है कि आप क्यों अपना अपना जो सारा टाइम है वो इस कार के साथ ही आप यू आर जस्ट इन्वॉल्व विद अ मटीरियलिस्टिक थिंग, सो इवन अ मटीरियलिस्टिक ऑब्जेक्ट कैन प्ले द रोल ऑफ अ कार्मिक पर्सन और अ कार्मिक पार्टनर। जरूरी नहीं है कि वो पर्सन के फॉर्म में ही आए, वो किसी ऑब्जेक्ट की, किसी सर्कमस्टेंस की फॉर्म में भी आ सकता है। और जो थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी को भगवान ने चुन के रखा है। आप जाएंगे, दोनों ट्विंस को ये ट्रिगर देंगे, सेपरेशन क्रिएट होगा ट्रिगर की वजह से। यहाँ फेमिनिन अपना इनर वर्क स्टार्ट करेगी, वो इस ट्रिगर को डिसॉल्व करेगी और वो मैस्कुलिन के सोल को अपनी तरफ पुल करने लगेगी। और जैसे ही दोनों सोल्स की पुलिंग होती है तो ऑटोमेटिकली सोल्स जो हैं वो क्लोज आ जाते हैं, दे कम इन दैट फिजिकल यूनियन ऑल्सो। तो मैम जैसा कि आपने ये जो कार्मिक पार्टनर्स की बात की, और इनको मैं एक डिस्ट्रैक्शन का नाम देना चाहूँगी, जो कि एक ट्विन दूसरे अपने ट्विन से डिस्ट्रैक्ट होने के लिए ये लोग बीच में आते हैं। जैसा कि आपने कहा कि डिवाइन ने उन्हें बहुत ही प्रिसाइजली रखा है। तो हमने सेपरेशन की बात की, और जितना मैंने पढ़ा है कि सेपरेशन सबसे डिफ़िकल्ट फेज़ है, क्योंकि यहीं पे आपको इनर वर्क करना होता है। और लोगों को ये नहीं पता कि इनर वर्क कैसे किया जाए। लोग यूट्यूब पे वीडियोस देखेंगे, मेडिटेशन करेंगे, और जितना मैं जानती हूँ कि भक्ति के करीब भी आपको ये जर्नी लेकर आती है। तो थोड़ा हमें इनर वर्क के बारे में भी बताइए कि जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं हमारी ऑडियंस में, वो इनर वर्क कैसे करें। तो ऐसा लग सकता है कि जो कार्मिक पार्टनर हैं वो कभी कभी ट्विन की तरह अपीयर हो सकते हैं। यहाँ पर मैं कार्मिक से ज़्यादा सिर्फ सोल्स की बात करती हूँ। ऐसा फील हो सकता है कि एक सोल आपके ट्विन सोल की तरह आपको लग रहा है, लेकिन वो है नहीं। डिफरेंस कैसे पता चलेगा? मेजर डिफरेंस इज कुंडलिनी अवेकनिंग। बिफोर कुंडलिनी अवेकनिंग, प्लीज ट्रीट all the souls, even this twin flame connection, just as a soul, not a soulmate, just as a soul, not a karmic, just as a soul, not a false twin, just as a soul, आत्मा, कि ये एक आत्मा है और मैं एक आत्मा हूँ और हम एक जर्नी पे हैं। और जब आप इनर वर्क करोगे, एक एक चक्रा के थ्रू उस कुंडलिनी को राइज होने दोगे, आप अपने पैटर्न्स को हील करोगे, आप अपने ही अंदर छुपे हुए उन सारे शैडो एस्पेक्ट्स को इंटीग्रेट कर लोगे तपस्या के थ्रू। तब एक पॉइंट ऐसा आता है ट्विन फ्लेम जर्नी में कि डिवाइन फेमिनिन और डिवाइन मैस्कुलिन को इस चीज़ की 100% गारंटी मिल जाती है। ये गारंटी देने वाला कौन है? ईश्वर, भगवान। ये गारंटी कैसे मिलती है? थ्रू सेल्फ रियलाइजेशन, आत्मज्ञान। जब आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है तब आप उस चीज़ को डिनाई ही नहीं कर सकते कि ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन नहीं है, क्योंकि ज्ञान मिल चुका है। ज्ञान जैसे ही मिलेगा, और ज्ञान किस वेसल के अंदर आता है? जो बिल्कुल प्योर हो चुकी होती है। अब आप सोचिए कि एक घड़ा है, उस घड़े में खूब सारे कंकड़ पत्थर हैं और धूल मिट्टी सब कुछ है उस घड़े के अंदर, लेकिन जो पानी है वो बहुत थोड़ा सा है। जब आप उस घड़े में से उन धूल मिट्टी को और कंकड़ पत्थरों को निकालोगे, तभी वो घड़ा साफ होगा और पानी क्लियरली विजिबल होने लगेगा। ठीक है, ऐसे ही हमारी वेसल है। इस वेसल में जो चक्रास हैं, 7 चक्रास जो मेजर हैं, इन चक्रास में बहुत सारा प्रीवियस ट्रॉमा है, बैगेज है, ब्लॉकेजेस हैं। जब तक ये रिमूव नहीं होंगे तब तक ये रियलाइजेशन भी नहीं होगा कि ये ही ट्विन फ्लेम है। जैसे ही आपका जो सोल है वो क्लियर हो गया, बिल्कुल साफ पानी की तरह,
तब आप अपना ही प्रतिबिंब देखोगे उस पानी में, आपका ही मिरर आपको दिखाई देगा। ट्विन क्या है? आपका मिरर ही तो है। आपका जो ट्विन है वो आपका एग्जैक्ट मिरर है, वो आपकी सारी क्वालिटीज को मिरर करता है। कभी कभी आप उनके जैसे लग भी सकते हैं, जैसे कि आप खुद को आईने में देख रहे हो, शीशे में देख रहे हो, और ऐसा लगता है कि जब मैं ट्विन को देखता हूँ या ट्विन को देखती हूँ तो मैं खुद को ही देख रहा हूँ, खुद का ही रिफ्लेक्शन मुझे दिखाई दे रहा है। बिल्कुल ऐसे ही जब आपकी ये एनर्जेटिक वेसल क्लियर होगी, आपको अपना रिफ्लेक्शन एज इट इज एब्सोल्युटली क्लियर दिखाई देने लगेगा, जस्ट लाइक फ्रेश वाटर। तब कौन से क्वेश्चंस रह जाएंगे? कोई क्वेश्चंस नहीं रह जाते उस टाइम पर। और ये स्टेट, अगेन मैं ज्ञान की बात कर रही थी, ज्ञान की प्राप्ति तब होगी जब वेसल क्लियर हो जाएगी, चक्रास बिल्कुल क्लियर हो चुके होंगे, कुछ भी नहीं बचेगा। भगवान बिल्कुल रेडी बैठे हैं आपको ज्ञान देने के लिए। भगवान को समझ में आ जाएगा कि मेरी ही इस आत्मा ने, मेरे ही इस बच्चे ने अपने तपस्या के थ्रू और कठिन तपस्या करने के बाद इस स्टेट को अचीव किया है, तो क्यों ना मैं इसके अंदर वो ज्ञान का एक छोटा सा कण डाल दूं जो मैं हूं। So God gives you that little piece of wisdom, and that is state of self-realization. That is the knowing that this is a twin flame connection, permanent knowing, nothing can take away. मैम इसी से मैं एज का फैक्टर भी जानना चाहूँगी। बहुत से लोग बहुत सी चीज़ कहते हैं कि कुछ ट्विन फ्लेम्स एज में बहुत बड़े होंगे, कुछ कहते हैं वो सेम एज के होने चाहिए, कुछ कहते हैं कि वो आपसे छोटे भी हो सकते हैं। तो ये प्रिसाइज एज क्या होगी? क्या कोई एज फैक्टर भी होता है ट्विन फ्लेम जर्नी में? तो जब ट्विन सोल्स के बीच में एज फैक्टर होता है, जैसे कि 10 years या 20 years या 5 years, 7 years, जितना भी एज गैप है, अगर बहुत ज़्यादा है, इसका मतलब जितना ज़्यादा एज गैप उतनी ही बड़ी कंडीशनिंग। मान लीजिए अगर 2 साल का एज गैप है, कोई कुछ नहीं कहेगा आपको, इवन योर पेरेंट्स वुड नॉट से एनीथिंग। पेरेंट्स वुड बी लाइक कि ठीक है, 2 ही साल का तो एज गैप है, या 1 ही तो साल का डिफरेंस है। यही अगर 10 साल का हो जाए तो तब आपके फैमिली मेम्बर्स थोड़ा घबराएंगे, बोलेंगे कि कैसे काम चलेगा, दोनों सोल्स का आपस में कनेक्शन कैसे होगा, क्योंकि 10 साल मीन्स अ डेकेड, एक डेकेड का डिफरेंस है। यही अगर 20 साल का डिफरेंस हो जाए तब तो वो बिल्कुल ही इसको नामंजूरी दे देंगे, और सोसाइटी ये बोलेगी कि आपने अपने से इतने बड़े पार्टनर को क्यों चूज़ किया है। लेकिन चूज़ करने वाले हम नहीं हैं। ये जो कनेक्शन है ये आपके लिए भगवान ने चूज़ किया है। गॉड हैज़ डिसाइडेड दिस कनेक्शन फॉर यू। एंड जैसा मैंने कहा, जितना बड़ा एज गैप अगर 20 years का है, उतना ही स्ट्रांगली, फियर्सली आपको इस कंडीशनिंग को तोड़ना होगा, ब्रेक करना होगा, सोसाइटी के उन रूल्स को चैलेंज करना होगा जो ट्विन्स को मिलने नहीं देते और ट्विन्स के बीच में बाधा बन के खड़े रहते हैं, ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस। इसीलिए अगर हम छोटा एज गैप यहाँ पर देखें, मान लीजिए बिल्कुल भी एज गैप नहीं है, कुछ मंथ्स का है या फिर 1 या 2 साल का है, तो ये कंडीशनिंग नहीं है। तो ज़रूरी नहीं है कि एज गैप बहुत बड़ा हो, ये भी ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल भी एज गैप ना हो, लेकिन ज़्यादातर केसेस में एज गैप होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि जिन ट्विन फ्लेम्स के बीच में एज गैप नहीं है, they are not twin flames. Yes, they are also twin flames. They just don't have to be a part of that conditioning, or they don't have to break that conditioning. और शायद उनके लिए थोड़ा यूनियन ज़्यादा easier भी है। Maybe this could also be, or maybe they have another conditioning to break. Who knows? तो हो सकता है कि कल्चरल डिफरेंस हो, या फिर ये भी हो सकता है कि कल्चर से हट के आप दूसरे रिलीजन का पार्ट हो सकते हैं। दोनों ट्विन्स का अलग अलग रिलीजन है, वो अलग अलग देशों से बिलोंग कर सकते हैं, डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स में रह सकते हैं, ये सारे डिफरेंसेस होते हैं। एंड देन इफ एज गैप कम्स इन तो चैलेंज और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है ट्विन सोल्स के लिए। तो येस, एज गैप कुड बी देयर, बट एज गैप ऑल्सो कैन नॉट बी देयर। इन बोथ द केसेस ट्विन फ्लेम कनेक्शन हैज़ टू बी as it is, means it has to be unconditional. There should be no conditions involved. Okay. Yeah.
तो अब ये सवाल आज के पॉडकास्ट का सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल है और हमारी ऑडियंस स्पेशली जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं वो इसका ज़रूर वेट कर रहे होंगे। हमने बहुत सी चीज़ें सुनी हैं ट्विन फ्लेम्स के यूनियन को लेकर। कुछ लोग कहते हैं कि ट्विन फ्लेम्स का 3D में यूनियन नहीं होता है। कुछ लोग कहते हैं कि होना भी नहीं चाहिए क्योंकि बहुत ही पेनफुल जर्नी है, वो ट्विन फ्लेम आपको थ्रू आउट योर लाइफ ट्रिगर करता रहेगा। कुछ लोग ये कहते हैं कि 3D में यूनियन नहीं होगा, 5D में आप लोग जाकर मिलेंगे। तो अगर यूनियन ही नहीं होना है तो क्या लॉजिक है ट्विन फ्लेम जर्नी का? क्या वो सिर्फ आपको ट्रिगर करने आते हैं? तो मैं आपके लेंस के थ्रू समझना चाहूँगी कि क्या ट्विन फ्लेम्स का यूनियन पॉसिबल है इस 3D में? यस, फर्स्ट स्पिरिचुअल यूनियन हैपन्स। स्पिरिचुअल यूनियन होना पहली स्टेज है। उसके बाद जो स्टेज है दैट इज़ योर फिजिकल यूनियन। तो स्पिरिचुअल यूनियन इज़ इन फैक्ट मोर डिफिकल्ट देन फिजिकल यूनियन। आप लोगों के बीच में ये, क्योंकि यूट्यूब के थ्रू या सोशल मीडिया के थ्रू इतना ज़्यादा इस बारे में चर्चा होने लग गई है। कुछ लोग जो ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं हैं, जिनका यूनियन नहीं होता है, वो इसको ऐसे बोलते हैं कि यूनियन कभी हो ही नहीं सकता, बट दैट इज़ नॉट ट्रू। इन फैक्ट फिजिकल यूनियन इज़ ईजियर। कैसे? मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ। देखिए, जब आप पहली बार अपने ट्विन से मिलते हैं, जिसको हम बबल लव फेज भी बोलते हैं, तब भी कैसे ना कैसे करके भगवान दोनों ट्विन्स को मिलाते हैं फॉर द फर्स्ट टाइम। दे कम इन दैट फिजिकल कॉन्टैक्ट। बहुत सारे केसेस ऐसे आते हैं कि डिवाइन मैस्कुलिन और फेमिनिन उस फिजिकल कॉन्टैक्ट में आते हैं फॉर द फर्स्ट टाइम, और बहुत दूर से ट्विन फ्लेम्स मिलने आते हैं एक दूसरे से। ऐसा भी हुआ है। मान लीजिए अगर एक ट्विन एक कॉन्टिनेंट में है, दूसरा किसी दूसरी जगह रहता है, भगवान एक ऐसे मीटिंग को ऑर्केस्ट्रेट करेंगे कि दोनों ट्विन्स आपस में मिलने आएंगे। ये दिस इज़ बाय डिवाइन डिज़ाइन एंड इट्स नॉट लेस देन अ मिरेकल। तो ये भी तो फिजिकल यूनियन हुआ कि नहीं जी। जब डिवाइन ये करा सकते हैं आपकी जर्नी में, फिर बीच में सेपरेशन हो जाता है। और सेपरेशन होता है इसलिए कि आप खुद को हील कर सकें। और सेपरेशन जब प्रोलॉन्ग हो जाता है, लंबा खिंच जाता है, तो डिवाइन फेमिनिन ये सोचने लगती है कि अब शायद फिजिकल यूनियन नहीं होगा। लेकिन वो ये भूल जाती है कि फर्स्ट टाइम कैसे ट्विन से मुलाकात हुई थी। दैट्स अगेन डिवाइन फेमिनिन शुड कीप रिमाइंडिंग हरसेल्फ कि पहली बार भी मिले थे बाय डिवाइन ऑर्केस्ट्रेशन। भूलना नहीं है इस चीज़ को। और जैसे ही स्पिरिचुअल मर्जिंग होगी, अगेन मैं कहूँगी फिजिकल यूनियन इज़ वेरी इजी, फोकस मोर ऑन स्पिरिचुअल यूनियन। क्योंकि स्पिरिचुअल यूनियन की ही वजह से लोग इतने सारे लाइफ टाइम्स रिपीट करते हैं, क्योंकि वो सोल मर्जिंग नहीं हो पा रही होती। इनर शिवाइन शक्ति उनकी मीटिंग नहीं हो पा रही होती। आप खुद देख लीजिए, पार्वती द आदि शक्ति स्पेंट 2 लाइफ टाइम्स, सती एंड देन पार्वती। जब गॉडेस को खुद ही इतना टाइम लग गया हमें समझाने के लिए, हमें सिर्फ ये स्टोरी बताने के लिए कि मैं गॉडेस थी, मेरे ही अवतार्स को इतना समय लग गया शिव से मिलने में, तो आप तो फिर भी ह्यूमन बीइंग हो। मुझे 2 लाइफ टाइम्स लगे, आपको हो सकता है 1000 लाइफ टाइम्स लग जाएं, पर आपको करना पड़ेगा। वो 1000 बर्थ आपको लेने पड़ेंगे अगर शिव से यूनियन में आना है तो अगर मैं कंक्लूड करूं तो वो स्पिरिचुअल यूनियन ज़्यादा ज़रूरी है। यस, स्पिरिचुअल यूनियन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड फिजिकल यूनियन इज़ अ रिजल्ट, इट्स अ बाय प्रोडक्ट ऑफ दैट स्पिरिचुअल यूनियन। ओके, तो मतलब आपके अकॉर्डिंग यूनियन होता है 3D में भी ट्विन फ्लेम्स का। तो ये जो मिथ्स हैं, लोग बोलते हैं कि नहीं होता है, नहीं होना चाहिए, ये आपके अकॉर्डिंग सही नहीं है? मेरे अकॉर्डिंग ये जस्टिफाइड ही नहीं है। अगेन, क्योंकि डिवाइन, इफ डिवाइन हैज़ द पावर to orchestrate that first meeting, if divine has the power to give you birth, ये हमारे, आप अपने अराउंड देखिए, सब कुछ जो है ये मिरेकल से कम नहीं है। हम आपस में बैठ के आज बातचीत कर पा रहे हैं, लोग हमें सुन पा रहे हैं इतनी दूरी से, ये अपने आप में क्या एक मिरेकल से कम है? कभी तो ये भी पॉसिबल नहीं था। तो इट्स एवोल्यूशन, वी आर इवॉल्विंग एज सोल्स। जब YouTube नहीं था तो उस समय भी हम इवॉल्व हो रहे थे।
जब यूट्यूब है तो भी हम इवॉल्व हो रहे हैं अपने नेक्स्ट वर्जन में, और ये एवोल्यूशन चलता रहेगा। ऐसे ही ट्विन सोल्स इवॉल्व होते हैं और फाइनल लाइफ टाइम में आके उनकी मर्जिंग होती है, स्पिरिचुअल मर्जिंग, एंड देन फिजिकल यूनियन हैपन्स फॉर श्योर। मैम ये सवाल उन लोगों के लिए है जो कि ऑलरेडी मैरिड है, मान लीजिए अपने सोलमेट से मैरिड है, और उन्हें लाइफ के बहुत ही लेटर ईयर्स में जाके ये रियलाइज़ हुआ, ये अवेकनिंग हुई कि उनका एक ट्विन फ्लेम है। उन्होंने उसे रिकग्नाइज भी किया, लेकिन नाउ इट्स टू लेट, क्योंकि उनकी फैमिली है, उनके बच्चे हैं, और ये अपनी जगह एकदम सही बात है कि वो किसी एक सोल को हर्ट नहीं कर सकते हैं, और नहीं भी उन्हें करना चाहिए क्योंकि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। बट इट्स जस्ट दैट कि उनकी अवेकनिंग लेट हुई है और वो अब अपने ट्विन से नहीं यूनियन में आ पा रहे हैं, तो उनको आप क्या सजेशन देना चाहेंगे? जिन लोगों की अवेकनिंग लेट हुई है, ये बिल्कुल भी आप मत समझिए कि आपके पास नंबर ऑफ ईयर्स कम रह गए हैं। हाँ, इन फिजिकल रियलिटी, क्योंकि टाइम इज़ अ मैन मेड कॉन्सेप्ट, हमारे पास, सबके पास ही, चाहे हम ट्विन सोल जर्नी में हैं चाहे नहीं है, सबके पास गिना चुना वक्त है, गिने चुने ईयर्स हैं, ठीक है। अब अगर आप ये सोच के बैठ जाएंगे कि मेरे पास तो सिर्फ कुछ ही साल रह गए हैं, मैं क्या करूँगी यूनियन में आके, या कैसे होगा आगे, मेरा फ्यूचर कैसे होगा, क्या अगर मैं 50 ईयर ओल्ड हूँ या 60 ईयर ओल्ड हूँ तो क्या मुझे अपनी फैमिली को छोड़ देना चाहिए फॉर माई ट्विन फ्लेम? दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द कंसर्न्स। अगेन, I want to say something very beautiful here and equally powerful. God has the capacity to expand the time for you. Means, एक क्षण में भगवान इस पूरे यूनिवर्स को क्रिएट भी कर सकते हैं, एक क्षण में ये पूरा यूनिवर्स डिसॉल्व भी हो सकता है। ऐसे ही एक क्षण में आप अपने ट्विन से मिल भी सकते हो, यूनियन में भी आ सकते हो, और एक क्षण में जब भगवान चाहेंगे वो आपकी इस लाइफ का स्पैन इंक्रीज कर देंगे। कैसे? स्पिरिचुअली। फिजिकली आपको फिर भी लगता रहेगा कि फिजिकली कुछ साल हैं, लेकिन जब सोल मर्ज हो चुके हैं फिर तो आप इस जर्नी में इटर्निटी के लिए आ गए हो ना। यू आर हेयर फॉर इन्फिनिटी, इटर्निटी। यहाँ पे तो कोई टाइम बाउंडेशंस है ही नहीं, क्योंकि स्पिरिट के लिए 3D रेल्म के लॉज अप्लाई नहीं होते। स्पिरिट के लिए ना तो ग्रेविटी है, हम ग्रेविटी से बंधे हैं, हमारी फिजिकल बॉडी ग्रेविटी से बंधी हुई है, स्पिरिट के लिए वो नहीं है। इसलिए हम जब ड्रीम स्पेस में होते हैं, वी आर फ्लाइंग इन द ड्रीम, वी आर जंपिंग एंड वी आर फ्लाइंग, बिकॉज स्पिरिट इज फ्री। तो स्पिरिट के लिए टाइम इज नॉट अ कॉन्स्ट्रेंट, एंड व्हेन द टू स्पिरिट्स हैव यूनाइटेड, सोल्स हैव यूनाइटेड, for them again time is not a constraint. So God will flip his fingers and God will expand that time for you. ये शिव के हाथों में है कि आपको कितना समय देना है, कितने years और देने हैं, और उन सालों में आपको ये भी फील कराया जा सकता है। कई बार आपको ऐसा लगेगा जब आप अपने ट्विन के साथ होगे कि मैं इनके साथ हमेशा से हूँ। I have already spent hundreds of years with the twin. मुझे तो पता ही नहीं मैं कितने साल से इनके साथ रह रही हूँ। हो सकता है आप शायद कुछ महीने उनके साथ रह रहे हो। आपको ये फीलिंग देगा कौन? भगवान देगा आपको ये फीलिंग, क्योंकि भगवान ने उस टाइम को एक्सपैंड कर दिया है आपके लिए। तो दिस इज हाउ इट कैन प्ले आउट इन योर रियलिटी। तो प्लीज़ टाइम के कॉन्सेप्ट को हटाइए। ये सारे जितने भी फिजिकल रियलिटी के जो भी बाउंडेशंस हैं, लिमिटेशंस हैं, और जो भी ब्लॉकेजेस हैं, इनसे आपको इनको ओवरकम करना है ताकि आप फुली असेंडेड मास्टर बन सकें। मैम, जैसा कि आपने कहा कि वो ट्विन फ्लेम के साथ वो फीलिंग होती है कि मैं इन्हें बहुत सालों से, बहुत जन्मों से जानता हूँ, तो हमारी ट्विन फ्लेम से हमारा कितना पुराना कनेक्शन होता है? क्या वो जब से है, जब से हम एग्जिस्ट कर रहे हैं? क्या पास्ट लाइफ में भी ट्विन फ्लेम्स की शादी हुई होती है, ऐसा कुछ होता है? ये हो सकता है कि पास्ट लाइफ में ट्विन फ्लेम्स इन यूनियन आए हों फॉर अ वेरी ब्रीफ पीरियड ऑफ टाइम, या दे गॉट इनटू दैट मैरिज, शादी हो सकती है, या फिर हो सकता है कि वो दोनों साथ रहे हों किसी न किसी फॉर्म में, और फिर वो सेपरेशन हो गया हो क्योंकि सोल अंदर मर्ज नहीं हुए, हार्मोनाइजेशन नहीं हो पाया।
तो ये तो बॉन्ड बहुत ही एंशंट है, ये तब से स्टार्ट हो जाता है जैसे ही आपका सोल स्प्लिट होता है ना परमात्मा से, जब आप दो बनते हो और दो बॉडीज में आते हो, ये वहीं से स्टार्ट हो जाता है. सो दिस इज सच एन ancient story of twin flames. Across thousands of lifetimes, it is believed that the twin souls have already taken 1,000 births, and they are very old souls. Individually also, they are very old souls. They have seen so much. They have been through so much. उन्होंने ऐसे ऐसे lessons learn किए हैं जो नॉर्मल सोल्स को नहीं दिए जाते. इतने डिफ़िकल्ट लेसन्स होते हैं कई बार कि जिसको देख के सामने वाला इंसान बिल्कुल चौंक जाता है कि ये आपने कैसे किया, इसको आप कैसे झेल पाए, इस ट्रिगर को आप कैसे झेल गए. इतना पेनफुल एक्सपीरियंस, इतने पेनफुल लेसन्स. यस, और ऐसे ही करते करते अक्रॉस 1,000 लाइफ टाइम्स सोल इतना स्ट्रांग हो चुका होता है, क्योंकि भगवत गीता में जो मेन श्लोक है, नैनन छिंदन्ति शस्त्राणि नैनन दहति पावकः न चैनन क्लेदन्त्यापो न शोष्यति मारुतः, मीन्स द सोल कैन नॉट बी पियर्स्ड थ्रू अ वेपन, इट कैन नॉट बी बर्न्ड बाय अ फायर. ना तो अग्नि से उसे जलाया जा सकता है आत्मा को, ना पानी से उसे गीला किया जा सकता है, ना उसे छेदा जा सकता है. आत्मा जो है वो अजर है, नश्वर है और अमर है. दिस इज द श्लोक. यही ट्विन फ्लेम्स को समझना है कि मैं आत्मा हूँ, मुझे ना तो कोई चीज़ जला सकती है, मैं यहाँ फॉर इटर्निटी हूँ, अमर और नश्वर हूँ, मुझे कोई डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता. शिव को कोई डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता. कौन है? कोई नहीं है. और हम उसी का पार्ट हैं. जी बिल्कुल. So yes, this is what the twin flames have to learn, and this is how ancient they are. मैम, जैसा कि आपने फिजिकल यूनियन की बात की, तो क्या सभी ट्विन फ्लेम्स को शादी करनी चाहिए या सभी ट्विन फ्लेम्स की शादी होती है? जी, तो अगर उनके सोल के ब्लूप्रिंट में या उनके सोल पर्पस में कुछ ऐसा लिखा है या उनका सोल पर्पस ऐसा है जो आफ्टर मैरिज ही अकम्प्लिश हो सकता है, ऐसे भी सोल मिशंस होते हैं जो कि सिर्फ ओनली व्हेन द ट्विन्स गेट मैरिड देन दे बिकम द सोल पर्पस बिकम्स. उस केस में तो शादी बाय डिफ़ॉल्ट हो जाती है, लेकिन ट्विन सोल्स इतने इवॉल्व हो जाते हैं जब वो फिजिकल यूनियन में आ रहे होते हैं, वो अपनी मोस्ट इवॉल्व्ड स्टेट में होते हैं, मोस्ट सोल हैज़ गॉन थ्रू मैचुरेशन. तब उनके अंदर से ये जो एक जिज्ञासा है और जो क्यूरियोसिटी है अबाउट मैरिज, और ये जो एक नीड है दैट आई शुड गेट मैरिड, ये जा चुकी होती है. तो ये तभी हो सकता है अगर फिजिकल यूनियन की अगर बात करें. फिजिकल यूनियन जो है, मैरिज इज अगेन अ मैन मेड कॉन्सेप्ट, लेकिन फिजिकल यूनियन में इट्स इम्पॉर्टेंट कि दोनों सोल्स की एनर्जी शुड बी एट एन इक्वल लेवल. अगर यहाँ पर इस समय मैं दो ट्विन फ्लेम्स को लाके खड़ा कर दूँ और दोनों की एनर्जी बॉडी अलग अलग है, मान लीजिए एक यहाँ है और दूसरा यहाँ है, एनर्जेटिकली वो आपस में एक दूसरे को स्टैंड नहीं कर पाएंगे. उनकी फिजिकल बॉडी ही एक दूसरे को स्टैंड नहीं कर पाएगी. वन माइट फील एक्सट्रीमली हॉट ऑल ऑफ अ सडन व्हेन यू मीट द ट्विन. टेम्परेचर फ्लक्चुएशंस होती हैं बहुत ज़्यादा. सिमिलरली यू कैन फील वेरी कोल्ड. तो फिजिकल बॉडी जब तक उस इक्विलिब्रियम स्टेट में नहीं आती तब तक वो फिजिकल मर्जिंग नहीं होती. इसी को हम फिजिकल मर्जिंग बोलते हैं. तो ये मैं हमारी उन ऑडियंस के लिए पूछना चाहूँगी जो ट्विन फ्लेम जर्नी में है, वो अपना इनर वर्क कैसे करें? जी, तो ट्विन फ्लेम्स का जो इनर वर्क है वो बहुत ही स्पेशल है. ये कोई रेगुलर इनर वर्क नहीं है, ये कोई रेगुलर साधना नहीं है. ये वही साधना है जो पार्वती ने की, क्योंकि सती की जो साधना है वो अधूरी रह गई थी, और शिव ने बहुत कोशिश भी की थी कि सती की जो कुंडलिनी शक्ति है वो अपने फुल फॉर्म में आ जाए और सती आदि शक्ति बन जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया, क्योंकि
कुछ और ही होना था, पार्वती को जन्म लेना था और पार्वती को अपना सेकेंड लाइफ टाइम कंप्लीट करना था और अपनी पास्ट की उन मेमोरीज को भी साथ में रीइंटीग्रेट करना था आदिशक्ति बनने के लिए। इस वजह से बहुत ही कठिन साधना पार्वती ने की। तो जब शिव जो हैं वो सती की बात करते हैं, सती को समझाया करते थे कि सती तपस्या करनी पड़ेगी, साधना करनी पड़ेगी, नहीं तो आदिशक्ति नहीं बन पाओगी आप। तो सती को गुस्सा आ जाता था, या वो परेशान हो जाती थी, या वो ये सोचती थी कि नहीं मुझसे नहीं होगा और मुझे बुरे ख्याल आ रहे हैं, ऐसा वो कहती थी। तो शिव ने फिर ये सोचा कि ठीक है, आप जैसा सती चाहती है वैसा ही होगा। फिर क्या हुआ, यज्ञ में जब वो गई और वहाँ पे उन्होंने फायर बनाई अपने लिए, अग्निदेव ने मना कर दिया कि माता मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं आपके लिए ये फायर नहीं क्रिएट कर सकता, क्योंकि उनको पता था कि ये खुद को भस्म करने वाली हैं। तो सती माता ने जैसे ही वो अग्नि उसको प्रज्वलन किया अग्नि को, और उसमें उन्होंने खुद को भस्म कर लिया। उससे एक चीज पता चलती है कि इनर वर्क जो था वो कंप्लीट नहीं हो पाया था। अगर सती का इनर वर्क कंप्लीट हो जाता तो वो कभी भी गुस्से में नहीं आती। प्रजापति दक्ष, सती के पिता, जो भी उनसे कह रहे थे उस समय, और ये भी कह रहे थे कि हम तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करते हैं क्योंकि तुमने शिव के साथ जो है वो विवाह कर लिया है। तो सती को गुस्सा नहीं आना था चाहिए था, लेकिन सती को इतना गुस्सा आया कि अग्नि में वो भस्म हो गई। तो अब जब उनका सेकेंड इनकारनेशन जब हुआ, पार्वती को शुरू से ही लगता था कि वो शिव के साथ एक बहुत ही स्पेशल कनेक्शन में है। जैसे जैसे वो बड़ी हुई, तब फाइनली जब पार्वती ने अपने माता पिता को ये कहा कि मुझे तो शिव ही चाहिए, ये ही जो है मेरे अल्टीमेट सब कुछ है ये मेरे लिए, तो लेकिन तपस्या अधूरी थी जी। ऋषि मुनियों ने पार्वती को समझाया, पहले अपनी तपस्या साधना पूरी करनी पड़ेगी, नहीं तो वही होगा जो सती के साथ हुआ था, ताकि वो कहानी दोबारा से दोहराई ना जा सके। इसलिए सती को बैठना पड़ा तपस्या में। अब हजारों साल तक ये तपस्या चली, और ये हजारों साल तक इसलिए चली क्योंकि बहुत ही मुश्किल था आदिशक्ति को अपने अंदर से जगाना। जब एक एक चक्र के थ्रू कुंडलिनी जो है वो ऊपर की तरफ पहुंचती है, तो हमारे अराउंड और हमारे विद इन बहुत सारे चेंजेस होते हैं। इनर वर्क ट्विन फ्लेम्स का वहां से स्टार्ट होता है जब वो सबसे पहले खुद को अपने रूट चक्रा में, जो मूलाधार चक्र है, पहला चक्र, उसमें खुद को ग्राउंड करने लगते हैं। मूलाधार जो चक्र है वो स्कैरसिटी के ऊपर विजय पाने को आपको बोलता है जी, कि अगर आपकी जिंदगी में कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं या कोई स्कैरसिटी है, उस पर पहले आपको विजय पानी है, तभी वो कुंडलिनी मूलाधार से होते हुए स्वादिष्ठान तक पहुंचेगी। फिर जैसे ही अब ये मैं आपको चक्रा वाइज समझा रही हूँ। पहला इनर वर्क स्कैरसिटी पर विजय पाना, कैसे? मेडिटेशन के थ्रू, जाप के थ्रू, मंत्र चैंटिंग के थ्रू, मुद्रास के थ्रू, यौगिक क्रियास के थ्रू। अब ये डिटेल्ड इनर वर्क है, जिसके लिए जो ऑडियंस है उनको इस बारे में स्टडी करनी चाहिए, रिसर्च करनी चाहिए कि कैसे, उनको वेदों को पढ़ना चाहिए कि वेदों में और उपनिषद में क्या लिखा हुआ है, शांडिल्य उपनिषद में क्या लिखा है कि कैसे ये इनर वर्क किया जाए, कौन कौन सी साधनाएं हैं जो हम कर सकते हैं। मूलाधार चक्र से जब ऊपर हम आते हैं तो है स्वादिष्ठान, द सेक्रल चक्रा। सेक्रल चक्र आपको बताता है कि आपको अपनी क्रिएटिविटी को ऑनर करना पड़ेगा, क्योंकि जो शक्ति है वो खुद ही एक क्रिएटिव फोर्स है, और अगर शक्ति अपने ही इस क्रिएटिव फोर्स को एक्सेप्ट नहीं करेगी तो वो भी फिर मैस्कुलिन ट्विन की तरह मटीरियलिज्म में इन्वॉल्व हो जाएगी, और अगर दोनों ही ट्विन्स मटीरियलिस्टिक हैं तो उनका यूनियन कैसे होगा। तो इसलिए एक को स्पिरिचुअल रोल दिया जाता है, दूसरे को मटीरियलिस्टिक रोल दिया जाता है,
जो स्पिरिचुअल ट्विन है, जब वो ये रियलाइज कर लेता है कि मैं क्रिएटिव फोर्स हूँ और इस जो मेरा क्रिएटिव फोर्स है इसके थ्रू, क्रिएटिविटी के थ्रू मैं कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, उसके बाद कुंडलिनी फर्दर ऊपर राइज होती है। तो दूसरा इनर वर्क है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएटिविटी को अपनी ऑनर करना है। आपके जो भी गिफ्ट्स हैं, नेचुरल जो आपके जिस भी तरफ आपका इंक्लिनेशन है, बचपन से आपने जो हॉबीज़ जिनका चयन किया है, जिन हॉबीज़ को आपने नर्चर किया है, उनको फर्दर ग्रो कीजिए। सिर्फ जॉब और सिर्फ पैसे की तरफ मत भागिए, क्योंकि यहीं से इनर वर्क की शुरुआत होती है। फिर जो कुंडलिनी है वो आती है हमारे तीसरे, जो कि है हमारा मणिपुर चक्र, द सोलर प्लेक्सस चक्रा। ये दर्शाता है कि इस सोलर प्लेक्सस में बहुत सारा जो एक पुराने लाइफ टाइम से आप बैगेज लेकर आए हो उसको रिलीज करना है। ये है आपका हेल्थ का चक्रा, क्योंकि जो सन है ये सन को रिप्रेजेंट करता है। सन से हम ऊर्जा लेते हैं और सन जो है हमें नरिश भी करता है। हम बिना सन के नहीं रह सकते। अगर इस प्लैनेट पर सिर्फ और सिर्फ अंधेरा हो तो हम जिंदा नहीं रह पाएंगे, क्योंकि हमें विटामिन डी की भी ज़रूरत है जो हमें सन से मिलती है, वो ऊर्जा। सोलर प्लेक्सस का काम यही है कि आपकी बॉडी को नरिश करना, आपको वो ऊर्जा देना और आपको एक सूर्य की तरह उभार देना, आपकी पर्सनालिटी को सूर्य की तरह बना देना, ताकि आप वो चमकता हुआ सूरज बन के निकलें कि लोग आपको देखें और कहें कि इनके थ्रू हमें हीलिंग मिल रही है। ये है तीसरा इनर वर्क, सोलर चक्रा को हील करना। चौथा इनर वर्क, जैसे ही कुंडलिनी अनाहत चक्र पे पहुंचती है, हार्ट चक्रा जो है, अब ये है इमोशनल, इमोशन से रिलेटेड आपका चक्रा है। जो भी इमोशनल ट्रॉमा आपके अंदर है, या अगर आप अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, उसको एक्सप्रेस करना सीखिए, अपनी बातों को रखना सीखिए। स्टार्ट कर सकते हैं, एक पेन और पेपर लीजिए, उतार दीजिए अपने थॉट्स जो भी हैं उस पर, खुद को एक्सप्रेस कीजिए। एक वॉइस मिलनी ज़रूरी है। जैसे ही एक्सप्रेशन इमर्ज होता है, एक्सप्रेशन के बाद आता है कम्युनिकेशन, विशुद्धि। ये है हमारा फिफ्थ चक्रा, द थ्रोट चक्रा। यहाँ पर जो इनर वर्क है वो है कम्युनिकेशन। हाउ आर यू कम्युनिकेटिंग विद एवरीवन अराउंड यू? लोगों के साथ आपका वार्तालाप कैसे हो रहा है? क्या आप बहुत ज़्यादा बोलते हैं या बहुत कम बोलते हैं? आप शाय नेचर के हैं, ये भी देखने वाली बात है यहाँ पे। अगर कम बोलते हैं, इसका मतलब थ्रोट चक्रा जो है वो अनहील्ड है, उसमें एनर्जी लो है। और अगर बहुत ज़्यादा बोलते हैं, थ्रोट में एनर्जी, थ्रोट से एनर्जी बाहर निकल चुकी है और ओवरफ्लो हो रही है और उसको कोई चैनल नहीं मिल पा रहा है, इसको हील करने की ज़रूरत है। ये है आपका पांचवा इनर वर्क। आपका सिक्स्थ जो इनर वर्क है वो आ जाता है यहाँ, थर्ड आई, द आग्नेय चक्र। अब ये जो मैनिपुलेशंस हैं, हर समय अगर आप अपने थॉट्स में उलझे रहते हैं, आपको वियर्ड ड्रीम्स आते हैं, नाइटमेयर्स आते हैं, या आप इस रियलिटी से डिस्कनेक्टेड रहते हैं, तो ये इस चक्रा में प्रॉब्लम है, इसको हील करने की ज़रूरत है। मीन्स एक तो खुद को पहले बहुत ज़्यादा काम कीजिए, जितना आप काम होंगे थर्ड आई चक्रा उतना ही हील होता चला जाएगा। और दूसरा, थॉट से निकल के आपको अपनी इस प्रेजेंट रियलिटी में आना है। ये है सिक्स्थ इनर वर्क। जो सेवेंथ इनर वर्क है वो है यहाँ, सहस्रार चक्र, द क्राउन चक्र। इसके ऊपर बैठे हैं शिव। जब कुंडलिनी यहाँ तक पहुँच जाती है तो यहाँ पे सबसे लाइफ का जो टफेस्ट चैलेंज है या फियर कह सकते हैं, वो आपको फेस करना पड़ेगा, और वो है फियर ऑफ डेथ। सहस्रार चक्र तक पहुँचते पहुँचते ये लास्ट फियर है कि अगर मैं ही नहीं रहूँगा तो मेरी लाइफ का क्या होगा, या अगर मैंने खुद को सरेंडर कर दिया, इस कुंडलिनी के हवाले खुद को छोड़ दिया, तो ऐसा ना हो कि मैं भूल जाऊं खुद को कि मैं कौन हूं, या मैं अगर उस मेडिटेटिव स्टेट में चला जाऊं, ट्रांस स्टेट में आप चले जाते हो यहाँ आते आते, तो ऐसा ना हो कि मैं वापस ही ना आ पाऊं उस स्टेट से। ये सारे फियर्स होते हैं। इन सारे फियर्स को जैसे ही आप क्रॉस करते हो, डिसॉल्व करते हो, आपकी कुंडलिनी
क्राउन चक्रा को एक लोटस की तरह ऐसे ओपन करते हुए, उससे पियर्स करते हुए ऊपर निकल जाती है। और वहाँ पर जो कि शिव यहाँ विराजमान है, कुंडलिनी जो है शिव के साथ इन यूनियन आ जाती है। इसी को हम स्पिरिचुअल यूनियन या सोल यूनियन कहते हैं। तो ये हैं 7 डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनर वर्क according to the 7 different chakras which every twin flame has to do in order to reach to this unified state of Ardhanareshwar. वाह, कितना मीनिंगफुल है ये कि अगर आप अपने ट्विन को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो आप खुद को पहले बैलेंस कीजिए, खुद के चक्रास पे पहले काम कीजिए। तो अगर सोचा जाए तो ये जर्नी आपको अपनी डिविनिटी को रियलाइज करवाने आती है कि आप कितने पावरफुल हैं। हम यूनियन की बाद में बात करेंगे, हम और कुछ स्टेप्स को जानेंगे, लेकिन उससे पहले मेरा ये सवाल उन फेमिनिन्स के लिए है जो इस जर्नी में है। एक फेमिनिन के लिए, एक डिवाइन फेमिनिन अगर मैं कहूँ, उसके लिए ये जर्नी ज़्यादा पेनफुल क्यों होती है? जी, क्योंकि जो सारा काम है, इनर वर्क जो है, आप जैसे मैंने आपको 7 चक्रास के बारे में बताया, तो अगेन ये जो 7 चक्रास हैं ये कहाँ हैं? ये इनविजिबल हैं। ये हमारी फिजिकल बॉडी है जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, हम टेस्ट कर सकते हैं, 5 सेंसेस के थ्रू फील कर सकते हैं। लेकिन फिजिकल बॉडी के कुछ इंचेस अबव है हमारी स्पिरिट और द 7 चक्रा सिस्टम, उसी को स्पिरिट बोलते हैं। क्योंकि डिवाइन फेमिनिन को स्पिरिचुअली अवेकन कर दिया जाता है इस प्रोसेस में, और डिवाइन फेमिनिन अपनी इनविजिबल लेयर के साथ डील कर रही होती है। ये आप ऐसा समझ लीजिए कि आप उसको छू नहीं सकते, लेकिन फिर भी आपको उसके ऊपर काम करते रहना है। देख तो सकते नहीं हैं चक्रास को, कलर कभी कभी विजुअलाइजेशन में आपको फील हो जाते हैं, दिख जाते हैं, लेकिन टच नहीं कर सकते, सिर्फ एक्सपीरियंस कर सकते हैं। जो चीज़ 5 सेंसेस के थ्रू फील नहीं की जा सकती, उसके ऊपर काम करना इज मोर डिफिकल्ट देन वर्किंग ऑन समथिंग विच इज विजिबल टू यू। मटीरियलिस्टिक जो ट्विन है, मैट्रिक्स ट्विन, मैस्कुलिन, उनके लिए जर्नी है डिफिकल्ट, लेकिन पेन जो है कम इसलिए है क्योंकि उनके जो चैलेंजेस हैं वो इस विजिबल रियलिटी के चैलेंजेस हैं, इस 3 डायमेंशनल रियलिटी के चैलेंजेस हैं। जो फेमिनिन है उनके चैलेंजेस इनविजिबल हैं, इमोशनल हैं, विद इन द सोल हैं, विद इन द सोल ट्रॉमास रिलीज करने हैं, एंसेस्ट्रल कर्सेस को ब्रेक करना है, ये सब कुछ इनविजिबल है। दीज आर जस्ट द पैटर्न्स दैट सरफेस, ये सरफेस पे आते हैं पैटर्न्स अपने अपने टाइम से, और इनको फील करते हुए, उस ट्रॉमा को रिलीज करते हुए तब इन पे काम किया जा सकता है। क्योंकि फेमिनिन ट्विन इनविजिबल लेयर पे काम कर रही है, इसलिए जर्नी उनकी ज़्यादा डिफिकल्ट है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप मैस्कुलिन को दरकिनार कर दें, ऐसा नहीं कर सकते। दोनों सोल्स अल्टीमेटली हैं तो सेम ही, डिफरेंट बॉडीज़ में हैं। मैस्कुलिन की भी जर्नी बहुत डिफ़िकल्ट होती है, और आपके चैनल के माध्यम से मैं सबको ये कहना चाहूँगी व्यूअर्स को कि मैस्कुलिन ट्विन को एक बुरी नज़रों से ना देखें, या उनको ऐसा मत समझें कि इन्होंने हमें रिजेक्ट कर दिया तो ये एक बुरे इंसान हो गए। अल्टीमेटली वो भी अपने लेसन्स को लर्न करेंगे धीरे धीरे, और जब उनके सारे लेसन्स वो सीख चुके होंगे तब वो खुद ब खुद आपके पास आएंगे और आपसे आकर माफ़ी भी मांगेंगे। आपको सिर्फ काइंड बने रहना है इस प्रोसेस में। एम्पैथी इज़ द राइट वर्ड। यस। और मैम कहीं ना कहीं ये भी कहना सही होगा कि सिंस जो फेमिनिन है वो ज़्यादा अवेकेंड है, उसे वो रियलाइजेशन है, तो इसलिए भी उसके लिए जर्नी थोड़ी सी ज़्यादा पेनफुल है। यस, ट्रू ट्रू, क्योंकि अवेकनिंग हो चुकी है और मैस्कुलिन को ये पता नहीं है कि वो इस जर्नी पे हैं, दैट दिस इज़ अ ट्विन सोल कनेक्शन। फेमिनिन कोशिश करती है बताने की कि मैं बता देती हूँ किसी भी तरीके से। फेमिनिन कोशिश करती है कि कभी उनको जाकर बताएगी, कभी मैसेज करेगी, कभी कॉल करके बताएंगी, लेकिन वो समझ नहीं रहे हैं। जो मैस्कुलिन ट्विन है वो समझ नहीं पाते, डर के भाग जाएंगे। यस, वो क्योंकि रनर एनर्जी में है
तो इसलिए वो ज़्यादातर इग्नोर कर देते हैं, और ये जो है फेमिनिन के लिए बड़ा मुश्किल है इस चैलेंज को लेना। लेकिन क्योंकि आदि शक्ति है वो, किसी ना किसी तरीके से उनको गाइडेंस तो मिलेगी, और गाइडेंस जब मिलती है तो फिर फेमिनिन अपने आप को ऐसा कंट्रोल करती है कि मैस्कुलिन को पीछे मुड़ के देखना ही पड़ता है कि कहाँ गई मेरी शक्ति जो अभी तक मुझे चेज कर रही थी, वो अब ऑल ऑफ अ सडन कहाँ गायब हो गई। फिर वो देखते हैं कि ये तो कम्प्लीटली अपने सोल मिशन में इन्वॉल्व हो चुकी हैं, और तब जाके मैस्कुलिन की जो अवेकनिंग है वो स्टार्ट भी हो जाती है, कंप्लीट भी हो जाती है। उनको ये रियलाइजेशन हो जाता है कि ये जो शक्ति है, ये जो फेमिनिन है, ये ऑर्डिनरी पर्सन नहीं है। वो क्योंकि अभी तक फेमिनिन की तुलना बाकी सब जो विमेन है उनकी लाइफ में उनसे कर रहे होते हैं, लेकिन इसके बाद उनको ये रियलाइज होता है कि मैंने इनको इतना बुरा ट्रिगर दिया, उसके बावजूद भी ये रुकी नहीं, और इन्होंने अपना काम नहीं छोड़ा, इन्होंने अपनी तपस्या नहीं छोड़ी। यहाँ पे तपस्या ऐसी चीज़ है जो मैस्कुलिन को मनमोहित कर देती है, और मैस्कुलिन फेमिनिन की जो पावर है उसको मान जाते हैं, वो पूरी तरीके से एक्सेप्ट कर लेते हैं कि ये मेरी आदि शक्ति है, जो तपस्या मेरी आदि शक्ति ने करी है वो कोई और नहीं कर सकता जी। ये मेजर रीजन है जो उन्हें वापस आने पे मजबूर कर देता है। यस। और मैम जितना मैं जानती हूँ बहुत सी फेमिनिन्स कार्मिक पार्टनर्स के पीछे भी नहीं जाती हैं, क्योंकि उन्हें वो रियलाइजेशन होता है कि ये उनके यूनियन की जर्नी को डिले ही करने वाला है। यस। तो उन फेमिनिन के लिए मैं ये जानना चाहूँगी जो एट मोमेंट्स अपने मैस्कुलिन के रिजेक्शन से बहुत हर्ट फील करती हैं और ये भी सोचती हैं कि मैं भी कहीं और से अटेंशन लूँ, कोई और मुझे अच्छा फील करवाए मेरे बारे में, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? तो फेमिनिन्स जो बेसिकली प्यार को क्रेव करना, कि आप उस अटेंशन को, उस टुगेदरनेस को आप क्रेव कर रहे हो, जब आपका मैस्कुलिन ट्विन अपनी लाइफ में बिजी है, वो अपने कार्मिक लेसन्स को लर्न कर रहे हैं, और उनके लिए वो अभी आपको इतनी इंपॉर्टेंस भी नहीं दे रहे हैं, तो आप इस सोच में पड़ सकते हो। और ये भी चैलेंज है, भगवान आपको टेस्ट करते हैं, ये यूनिवर्स की तरफ से एक टेस्ट है जो फेमिनिन को मिलता है, ये देखने के लिए कि फेमिनिन ने अपना इनर वर्क कहाँ तक कंप्लीट किया है। अब अगर वो इस लस्टफुल एनर्जी में आ जाती हैं और वो अपनी सारी अटेंशन, सारा टाइम किसी और को देने लगती हैं, ट्विन को नहीं, किसी और काउंटर पार्ट को, और वो ये भी सोचती हैं कि इनसे मैं सारा वो प्यार ले लेती हूँ और इन्हीं को अपना सारा प्यार दे देती हूँ, तो ये कौन से चक्र का इशू हुआ? ये हुआ सेक्रल चक्र, क्योंकि ये हमारे स्वादिष्ठान चक्र में लस्टफुल एनर्जी जो है वो उसको निकालना होगा, उस क्रेविंग को निकालना होगा, उस पर विजय पानी होगी, तभी जाके वो चक्र हील होगा। तब फाइनली जो फेमिनिन है वो अपनी सेल्फ वर्थ में आ पाएगी और वो ये कह पाएगी कि मुझे और किसी की भी ज़रूरत नहीं है, मैं अपने ही आप में कंप्लीट हूँ, और क्योंकि मैं गॉडेस हूँ, मैं गॉडेस का ही वर्जन हूँ, कुंडलिनी मेरे अंदर है, मैं ही इस पूरे ब्रह्मांड को कंप्लीट करती हूँ, मैंने इस पूरे ब्रह्मांड को अपने ही इशारों पे नचाया हुआ है, और इस ब्रह्मांड का एक भी तिनका या एक भी पत्ता मेरे इशारे के बगैर हिल भी नहीं सकता। तो फेमिनिन जब जिस दिन इस चीज को रियलाइज कर लेती है कि उसके अंदर ये शक्ति है, इसकी वजह से ये ब्रह्मांड जैसा दिखता है हमें, उस दिन सारा ट्रांसफॉर्मेशन विजिबल होने लगता है और फेमिनिन चेंज हो जाती है। उन फेमिनिन्स के लिए ये कहना चाहूँगी जो अभी दूसरे रिलेशनशिप की तरफ कोशिश कर रही हैं कि आजमा के देख लेते हैं क्या परेशानी है, आपका ट्विन फ्लेम यूनियन उतना ही डिले होता जाएगा। हाँ, अगर कोई इम्पोर्टेंट लेसन है आपके लिए, आपको ऐसा फील हो रहा है कि आप किसी और की तरफ बहुत अट्रैक्शन फील कर रहे हो, वहाँ मुझे ये समझ आता है कि कोई लेसन हो सकता है लर्न करने के लिए। लेकिन अगर आप जानबूझ के सिर्फ मैस्कुलिन को तंग करने के लिए, उनको परेशान करने के लिए कि उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया तो मैं भी यही करती हूँ, मैं रिवेंज लेती हूँ, यहाँ पे गड़बड़ी है कि वो कार्मिक पार्टनर्स को डेट कर रहा है तो मैं भी करती हूँ। यस, ये प्रॉब्लम है। इसको
रिजॉल्व करना होगा। ये अंदर ही एक सेल्फ वर्थ का इशू है। अगेन लोअर चक्रास हमारे सेल्फ वर्थ को रिफ्लेक्ट करते हैं, तो इनर वर्क के थ्रू इसकी हीलिंग पॉसिबल है। और ये हीलिंग इतनी ज़्यादा पावरफुल है कि फिर फेमिनिन को किसी और की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो अपने ही शिव के साथ अपनी पूरी लाइफ स्पेंड कर सकती हैं। जी बिल्कुल मैम। ये सवाल उन फेमिनिन के लिए है जिनका ट्विन एक थर्ड पार्टी के साथ इन्वॉल्व है, तो उनसे वो जेलस कैसे ना फील करें, एक एनवियस फीलिंग कैसे ना हो कि काश मैं इसकी लाइफ में इस टाइम होती। आई एम श्योर ये बहुत सी फेमिनिन्स के दिमाग में ये क्वेश्चन होगा और उन्हें ये फील भी होता होगा, तो ये उनके लिए। तो जिन फेमिनिन्स के ट्विन्स थर्ड पार्टी में हैं, आपको सबसे पहले ये समझना होगा कि वो जो थर्ड पार्टी है वो क्या रिफ्लेक्ट कर रही है आपको। क्या वो थर्ड पार्टी आपको ट्रिगर दे रही है? जो थर्ड पार्टी है, आपको क्या ऐसा लगता है कि वो आपसे ज़्यादा खूबसूरत है, या आपसे ज़्यादा टैलेंटेड है, या आपसे ज़्यादा होनहार है, किसी भी वे में आपसे ज़्यादा है और आप उनसे कम हो? अगर आपका ऐसा मानना है, इसका मतलब थर्ड पार्टी का रहना ज़रूरी है टू टीच यू दैट लेसन। जिस दिन आप ये समझ जाओगे कि ये जो थर्ड पार्टी है कहीं ना कहीं मैं ही रोल प्ले कर रही हूँ, मेरी ही वजह से है ये थर्ड पार्टी, मैं अपने अंदर के वुंड्स जितनी जल्दी हील करूँगी, ये थर्ड पार्टी उतनी जल्दी ही डिसॉल्व होगी। और ऐसा होता ही है। मैस्कुलिन थर्ड पार्टी में तब तक रहते हैं जब तक फेमिनिन हील नहीं होती। फेमिनिन का हील होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि थर्ड पार्टी फेमिनिन के अंदर के वुंड्स को बाहर निकालने के लिए वो बाहर ले आती है। ये थर्ड पार्टी का काम है। इसीलिए आप जेलस फील कर सकते हो थर्ड पार्टी के साथ। आप एक सेंस ऑफ राइवलरी भी फील कर सकते हो कि मैस्कुलिन हमेशा उन्हीं के साथ क्यों घूमते हैं और मेरे साथ क्यों नहीं, मुझ में ऐसी कौन सी कमी है। आप रिवेंज लेने के लिए उतारू हो सकते हो, बट वो आपको करना नहीं है। तो ऐसी फेमिनिन्स के लिए गाइडेंस ये है कि इस वक्त आपका सिर्फ और सिर्फ सारा ध्यान अपने अंदर होना चाहिए। अपने मास्टर वर्जन में आइए, अपने अंदर उस मास्टरी को इस्टेब्लिश कीजिए कि थर्ड पार्टी खुद ब खुद डिसॉल्व हो जाए और आपका उनकी तरफ ध्यान बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। पहले आपको ये समझना है कि मेरे अंदर ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो अभी तक मैंने हील नहीं करी हैं, कौन सी ऐसी शैडोज़ हैं, ऐसे अनटच्ड पार्ट्स या अनइल्यूमिनेटेड पार्ट्स ऑफ द सोल हैं जिनको लाइट की ज़रूरत है। देखो, एक जो डार्क कमरा होता है उसमें जब तक हम कोई लाइट इंट्रोड्यूस नहीं करते तब तक वो डार्क रहता है। जैसे ही उसमें बीम ऑफ लाइट इंट्रोड्यूस कर दी जाती है, रूम इज illuminated and you can see similarly and you will then not be scared of that darkness क्योंकि लाइट आ चुकी है। ऐसे ही आपके अंदर जो सोल है, कोई भी उसका पार्ट, आपके पर्सनालिटी का, आपके बीइंग का कोई भी ऐसा जो पार्ट है जो हील्ड नहीं है, जहाँ तक अभी वो लाइट नहीं पहुँची है, वहाँ लाइट तक पहुँचाने की ज़रूरत है। ये कौन सी लाइट है? कॉस्मिक लाइट, डिवाइन लाइट। कैसे आएगी? तपस्या, मेडिटेशन के थ्रू। जैसे ही आपका सोल इल्यूमिनेट होगा, वो डार्कनेस चली जाएगी। ना तो आप खुद को अंधेरे में रखोगे, ना ही भगवान आपको अंधेरे में रहने देंगे, क्योंकि आप भगवान के बच्चे हो। तो इसलिए भगवान चाहेंगे कि आप तपस्या के थ्रू अपने इस मास्टर वर्जन में आएँ, आपका सोल इल्यूमिनेट हो, ताकि जो बाकी की दुनिया में जो तमाम डार्कनेस फैली है और जो ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में डार्कनेस है, उसका हमेशा हमेशा के लिए उस डार्कनेस को ख़त्म किया जा सके। गाइडेंस सिर्फ यही है, आपको इल्यूमिनेटेड होना है, आपको सेल्फ रियलाइज्ड होना है, आपको मास्टर बनना है, आपको बुद्ध को अपने अंदर स्थापित करना है, स्थित प्रज्ञ होना है। खुद की अबंडेंस को फील करना है कि मैं कितनी अबंडेंट हूँ, खुद को किसी से कंपेयर नहीं करना जी, है। जैसा आपने कहा, आई एम द गॉडेस। यस, बिल्कुल। तो मैम, आज के इस पॉडकास्ट में हमने ट्विन फ्लेम जर्नी को बहुत डिटेल में जाना, इनर वर्क को समझा, स्टेजेस जाने, यूनियन को समझा। आज के इस पॉडकास्ट का लास्ट सवाल जी, आपने कहा कि जो ट्विन सोल्स होती हैं
वो बहुत ही इवॉल्व्ड सोल्स होती हैं। तो क्या ये कहना सही होगा कि जो भी ट्विन फ्लेम्स होते हैं, जो दो सोल्स होती हैं, वो ट्विन फ्लेम जर्नी इसलिए चूज़ करती हैं क्योंकि उनके पास बहुत सारी लाइफ्स का बहुत सारा विजडम है, और कहीं ना कहीं ये उनकी लास्ट लाइफ है, क्योंकि इस लाइफ में उनके यूनियन से उनका पर्पस एक हायर पर्पस भी है, जो कि है अर्थ की कॉन्शियसनेस को रेज करना। यस, दिस इज ट्रू। सो ट्विन सोल्स का जो मेन पर्पस है, बेसिकली दे हैव टू इंडिविजुअल पर्पसेस, they have one individual purpose and one mission that they have to do together. तो जब तक ट्विन सोल्स की स्पिरिचुअल मर्जिंग नहीं होती, जब तक शिव शक्ति यूनाइट नहीं होते, तब तक ये इंडिविजुअली अपनी राह पर चलते रहते हैं और जो भी इनका मिशन है वो उसको ये करते रहते हैं। जब ये मिलते हैं, फर्स्ट टाइम बबल ऑफ फेज आता है, उसके बाद स्पिरिचुअल यूनियन जब होती है इनकी, तब फाइनली इनका पर्पस भी मर्ज होने लगता है उस यूनियन के साथ। आप ज़्यादातर देखेंगे जो ट्विन फ्लेम स्पिरिचुअली यूनाइट हो चुके हैं वो एक दूसरे जैसा काम कर रहे हैं। मतलब अगर आप उनके करियर्स का भी कंपैरिजन करें, अगर एक ट्विन सोल, मान लीजिए मैस्कुलिन ट्विन जो है वो सेलिब्रिटी है, दूसरा जो फेमिनिन ट्विन है वो सेलिब्रिटी नहीं है, लेकिन आप देखेंगे कि जो फेमिनिन ट्विन है उनको भी बहुत ही इनक्रेडिबल अपॉर्चुनिटीज उनकी लाइफ में मिल रही हैं, विच इज मेकिंग हर फील लाइक अ सेलिब्रिटी। शी इज रेजिंग इन हर एनर्जी, राइट, एंड शी इज गेटिंग दैट फील सेलिब्रिटी स्टेटस। तो ये देखने वाली बात है कि कैसे इन दोनों का आपस में जो मिशन है वो एक दूसरे का रिफ्लेक्शन बन चुका है, क्योंकि ये खुद भी एक दूसरे के रिफ्लेक्शन है और मर्ज हो चुके हैं। तो फाइनल लाइफ टाइम में आने का मेन जो पर्पस है वो डेफिनेटली यही है, कॉन्शियसनेस ऑफ ह्यूमैनिटी दे हैव टू रेज। विद दिस अर्थ का हम जैसा अभी हाल देख रहे हैं, प्लैनेट अर्थ इज स्ट्रगलिंग फॉर इट्स रिसोर्सेज। हमें ऐसा लग रहा है कि रिसोर्सेज खत्म हो रहे हैं अर्थ पर, क्योंकि ट्विन सोल्स इतने इवॉल्व हो जाते हैं, उनके सारे पोर्टल्स ओपन हैं। जब पूरी वेसल ओपन है, सहस्त्रार चक्र ओपन है, कॉस्मिक एनर्जी को डाउनलोड करने में कुछ सेकंड्स लगेंगे थ्रू योर वेसल, और अर्थ रिजुविनेट हो जाएगी। क्योंकि अर्थ पर जैसी लाइफ हम देखते हैं वो क्या है, ये कॉस्मिक एनर्जी ही है, उसी का पार्ट है। सो थैंक यू सो मच मैम, आपका टाइम आज हमें देने के लिए और इतना डिटेल्ड डिस्कशन हमें देने के लिए। Thank you so much for having me. It was a pleasure being here. Thank you. वाओ, सो ब्यूटिफुली एक्सप्लेन मैम, और बहुत ही थेरेप्यूटिक और बहुत ही इंसाइटफुल डिटेल्ड डिस्कशन था। ये पूरा मास्टर क्लास था ट्विन फ्लेम जर्नी के ऊपर। एंड आई रियली होप कि आज का ये डिस्कशन, आज का ये पॉडकास्ट उन ट्विन फ्लेम्स तक तो ज़रूर पहुंचा हो जिससे इसको सुनने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, जो आंसर्स मांग रहे थे, जो खुद से जो खुद से सवालों के जवाब मांग रहे थे, जो गाइडेंस मांग रहे थे। आज आपको मैम के थ्रू और इस डिस्कशन के थ्रू वो क्लैरिटी मिली हो। देखिए, हमारा पर्पस आप तक अवेयरनेस पहुंचाना है, और ट्विन फ्लेम अपने आप में एक बहुत ही डिवाइन कॉन्सेप्ट है अगर हम इसको समझें, इसकी रिस्पेक्ट करें। और जैसा कि हमने स्टार्टिंग में ही कहा था कि जो इस जर्नी में है उसे इसकी इम्पोर्टेंस और उसे ये भी पता है कि ये जर्नी कितनी पेनफुल है। तो आज का डिस्कशन स्पेशली आपके लिए था, और आई होप कि आज के पॉडकास्ट के बाद आप बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फाइड हैं, आपको उन सभी सवालों के जवाब मिले हैं जो हम चाहते थे आपको देना आज के इस पॉडकास्ट से। आप मुझे बताइए आपको आज का ये डिस्कशन कैसा लगा। अगर आपके कोई और भी सवाल बचे हैं ट्विन फ्लेम जर्नी को लेकर तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, जो हम मैम से डिस्कस कर सकते हैं आने वाले आगे के पॉडकास्ट्स में। और आप और भी हमें टॉपिक्स भेजते रहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इस पॉडकास्ट को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने स्पिरिचुअल फ्रेंड्स के साथ, और चाहे तो अपने ट्विन फ्लेम के साथ भी। और हम मिलते हैं जल्दी एक और बेहतरीन पॉडकास्ट के साथ। मैं हूँ आपके साथ रंगोली शर्मा। नमस्ते।